नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक डोभाल। 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की। उसके बाद से युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। भारत सरकार बड़ी ही संयम के साथ प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन इस माहौल में आम से लेकर खास तक के जहन में थोड़ी चिंताएं भी होंगी। तमाम सेक्टर अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर इस संघर्ष को लेकर कैसे रिएक्ट कर रहा है? निवेश, रिटर्न, प्रॉपर्टी भाव समेत ओवरऑल रियल्टी सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, आज दिग्गज एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई के प्रेसिडेंट शेखर पटेल साहब, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही हैं ट्रैक टू रियलिटी के सीईओ और वरिष्ठ पत्रकार रवि सिन्हा। तो शेखर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष के मद्देनजर आपने क्रेडाई की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियल एस्टेट सहयोग के लिए एक चिट्ठी लिखी है, ऐसे हालात में आप रियलिटी सेक्टर की भूमिका किस तरह की देख रहे हैं? ऐसा है कि जो आज की सिचुएशन है, आज की सिचुएशन में अगर आगे जाके हम चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे जाके अगर कोई इश्यू होता है तो क्रेडाई एज ए हम लोग रियल एस्टेट में है, हमको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी नॉलेज भी है, हमारे पास टीम्स भी है, हमारे पास वर्कफोर्स है, हमारे पास प्लानर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है। तो हम लोगों ने एज ए क्रेडाई सोचा कि व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट टू दिस, वी कैन नॉट गो एंड फाइट ऑन द बॉर्डर, बट व्हाट वी कैन डू। सो वो उस पे से हमने ये सोचा कि भाई अगर ये वॉर में कहीं पर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डैमेज होता है, या कोई हाउसिंग कॉलोनी डैमेज होती है, या कोई हॉस्पिटल डैमेज होती है, या कोई स्कूल डैमेज होती है और नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो हम जल्द से जल्द कैसे नए मकान नई टेक्नोलॉजी से खड़े कर सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे स्कूल बना सकते हैं, जल्द से जल्द कैसे हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो वो पूरा हम लोग पूरा हमारा क्रेडाई के सब सिटी चैप्टर, स्टेट चैप्टर्स का हमारा मीटिंग हुआ था। सबने इसमें सहयोग और अपने से जो भी बन पड़े वो योगदान करने का सबने एक सहमति जताई। उसके ऊपर से हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था कि भाई हमारी ये एक्सपर्टी है, हमारी ये एक्सपर्टी हम तैयारी करके रखते हैं, दिन आपको जरूरत पड़े यू कॉल अस एंड वी विल बी रेडी। ऑलराइट, बिल्कुल शेखर जी, ये सराहनीय कदम है और अच्छा लगता है जब संकट की घड़ी में देश का हर सेक्टर एकजुट होता है। प्रदीप जी, अब आपके पास आएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या असर देख रहे हैं? अगर ये शॉर्ट टर्म रहता है तो रियल एस्टेट मार्केट पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ दिनों के लिए मार्केट में डर या अनिश्चितता का एक माहौल बन जाता है। ये जो माहौल है वो बहुत जल्दी मैं कहूँगा न्यूट्रलाइज भी हो जाता है और शांत भी हो जाता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है और तो इससे मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को कहीं हद तक सतर्क होने की जरूरत है। प्रोजेक्ट्स में कहीं हद तक देरी भी हो सकती है, और जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है। और स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं, उन एरियाज, वैसे जो संवेदनशील एरिया है, उन इलाकों में डिमांड कम हो सकती है और वहां पे दिक्कत, मतलब मेरे को वहां उन एरियाज में दिक्कत ज्यादा दिखती है। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन एरियाज में चूंकि वहां की डिमांड काफी अच्छी होती है और वहां पर जो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास ज्यादा है, तो वहां पर कैपिटा इनकम अच्छा होने के कारण वहां की अपनी डिमांड बनी रहती है। तो इस कारण से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन मुद्दा यही है कि वो कितनी देर तक चलता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना इंपैक्ट आएगा इस पे। रवि जी, आपका क्या रुख है? प्रदीप जी ने जो चिंताएं जाहिर की हैं, क्या आप उससे सहमत हैं या आपकी राय अलग है? हिस्टोरिकली देखा गया है कि वैसे हालात में लोग प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी चीजों की तरफ जाते हैं। गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो स्टॉक मार्केट में फ्रेश एंट्री होगी। तो जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अभी अपॉर्चुनिटी देखेंगे गोल्ड में, मेटल में, स्टॉक मार्केट में, ना कि रियल एस्टेट में, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। और जब वार जैसे हालात होते हैं तो किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कितने लंबे समय के लिए स्लो डाउन की तरफ जा रहा है।
दूसरी बात, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका क्या होगा? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है एक एवरेज होम बायर दो तरीके से मारा जाएगा। पहली बात यह है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, वार जैसे हालात से जब इंडिया बाहर आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक एवरेज होम बायर की वेज ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो रियल एस्टेट पे मुझे इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी दिख रहा है। शेखर सर, रियल्टी सेक्टर का सबसे अच्छा समय चल रहा है, ऐसे में यह संघर्ष डेवलपर्स को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? आप लोग बिजनेस मॉडल में क्या बदलाव कर रहे हैं? कुछ आगे की रणनीति क्या होगी डेवलपर्स की? मेरे ख्याल से हम जो अभी जो सिचुएशन है उसको कुछ ज्यादा ही एसेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका अब जहां पिछले कई दिनों से पिछले 3-4 साल में जहां पर भी वॉर चल रहा है, वॉर काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन है, वहां के मार्केट्स का भी अभ्यास करें तो जो बॉर्डर एरिया से वहां पर मैं प्रदीप जी से सहमत हूँ, वहां पर कुछ इश्यूज है। सपोज ये रसिया की हम बात करें तो बॉर्डर एरिया में इश्यू है, अदरवाइज पूरा रशिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। जो सिचुएशन मॉस्को वगैरह जैसे सिटी में है, जो जैसे चल रहे थे वैसे चल रहे हैं। और आजकल का वॉर एक अलग टाइप का होता है। तो जो पहले वॉर होता था, चीजें नहीं मिलती थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता था, तो अभी गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज कंट्रोल भी होता है, प्राइसेस में भी कंट्रोल होता है। तो मुझे मुझे यकीन है हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुली ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेगी, वॉर को भी कंट्रोल कर लेगी। तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। जी प्रदीप जी, हमने बीते कुछ साल में प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिसिएशन देखा। युद्ध की आहट ही अब एक निराशा से लेकर आती है, ऐसे में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड क्या प्रभावित होंगे? देखिए, ओवरऑल इस समय मार्केट के अंदर अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो वो डेवलपर्स जो मार्केट के रेट्स को ध्यान नहीं रखते हुए अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मैं ये कहूँ कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट पे अपने लॉन्च कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इन्वेंट्री रुक रही है, उनकी सेल फास्ट नहीं हो रही है। तो ये हमेशा से रहा है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और कोई भी उसे लॉन्च कर रहा है तो उसे हमेशा मार्केट स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के लॉन्च करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसको उसकी सेल फास्ट होती है, बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं और उसमें अच्छी खासी सेल्स देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सेल्स वो नहीं है जो एक दिन में बिक गया। सेल्स ओवर द टाइम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता रहता है और धीरे धीरे बिकता रहता है। एक्चुअल सेल वो है जो एक दिन में बिकता है, वो इन्वेस्टर्स लेते हैं और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं, एप्रिसिएशन नहीं आता, तो वो प्रोजेक्ट रुकने जैसी स्थिति हो जाती है। तो सेल्स में मैं बहुत ज्यादा अभी, चूंकि ये शॉर्ट टर्म दिख रहा है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी, तो लॉन्ग टर्म में इसका असर नहीं पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में जरूर इसका असर पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में पैनिक सिचुएशन एक बार जरूर क्रिएट होती है। इन्वेस्टर्स को कई बार लगता है कि मुझे लिक्विडिटी करनी चाहिए, कल को पता नहीं प्राइस कितने गिर जाए, तो वो कई बार डिस्ट्रेस सेलिंग भी करते हैं। लेकिन ये वही करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं। एंड यूजर कई बार बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हैं। वो प्रोडक्ट को चूंकि उन्होंने रहने के लिए लिया होता है और लॉन्ग टर्म विजन होता है, तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो सिचुएशन, पैनिक वाली सिचुएशन सिर्फ इन्वेस्टर्स के ऊपर आती है, वहां जरूर डिस्ट्रेस सेल देखने को मिलती है। रवि सर, रियल स्टेट में सेंटिमेंट बहुत मायने रखता है। युद्ध की आहट की होम बायर्स के सेंटिमेंट पर आप किस तरह से असर डालते हुए देख रहे हैं? देखिए, बायर का सेंटिमेंट पहले से थोड़ा डाउन था, और जब इस समय मैं उन बायर की बात कर रहा हूं जो एंड यूजर बायर हैं, क्योंकि हमारा जो प्राइस टू इनकम रेशियो के मामले में हम 11 साल पे चले गए हैं। मतलब कि एक एवरेज इंडियन को अपने 11 साल के ग्रॉस इनकम के बराबर में घर मार्केट में अवेलेबल मिल रहा है। तो इस समय सेंटिमेंट ऑलरेडी एंड यूजर का डाउन है। आपको याद होगा डीएलएफ के चेयरमैन राजीव सिंह ने यही पॉइंट आउट किया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि टाइम आ गया है कि मार्केट से स्पेकुलेटर्स को बाहर करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा,
लॉन्ग टर्म में सेंटिमेंट से ज्यादा अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन मार्क बनेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन, देखिए सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है चीजों को कंट्रोल करने की, लेकिन जब वार जैसे हालात बनते हैं तो उसका एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होता है, और जब इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट होगा, एवरेज इंडियंस की वेज ग्रोथ नहीं होगी, तो उसका असर प्रॉपर्टी मार्केट पे पड़ना है। हम ऑप्टिमिज्म के लिए चाहे जो भी कह लें कि मार्केट शॉर्ट टर्म के बाद रिकवर कर जाएगा, लेकिन हिस्टोरिकली देखा गया है कि प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइस करेक्शन नहीं होता है, लेकिन टाइम करेक्शन हो जाता है। टाइम करेक्शन के तहत आप देखेंगे कि सेम प्राइस पॉइंट पे 2-2 साल 3-3 साल प्रॉपर्टी उसी प्राइस पॉइंट पे रह जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में रियल एस्टेट में एक टाइम करेक्शन का दौर आएगा। शेखर जी, युद्ध के हालात में क्रेडाई ने क्या कोई खास स्ट्रेटेजी बनाई है? स्ट्रेटेजी तो हमने ये जो बिल्डिंग्स कैसे बनाएंगे उसको प्रीका वो टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करेंगे उसके प्लान्स बन रहे हैं, वो कैसे फिजिबल होगा, उसका फंडिंग कैसे होगा, वो सब अभी हमारा अभी एक काइंड ऑफ हमारी एक जो कोर टीम है वो कोर टीम पिछले 5 दिन से यही काम कर रही है। तो आई थिंक विल बी रेडी बाय 7 और 10 days पूरी स्ट्रेटेजी और पूरे। तो हमको सिर्फ बातें नहीं करनी, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ टू एग्जीक्यूट, यानी 15 दिन के अंदर मेरा फर्स्ट हाउस बनना रेडी हो जाएगा, वहां तक की हमने तैयारी करके रखी है। अच्छा प्रदीप जी, जो लोग घर खरीदने वाले हैं या प्रॉपर्टी में निवेश करने के उनके प्लान्स थे, उनको इस सिचुएशन में फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? देखिए, इस टाइम वेट एंड वॉच करना चाहिए जरूर। थोड़ा सा अगर वेट एंड वॉच करेंगे तो उन्हें ज्यादा बेटर डील्स मिल सकती हैं। इमीडिएटली बाय करने से थोड़ा सा रुके, अच्छी रेकी करें। ये सिचुएशन 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरफ जा रही है, और अगर लॉन्ग टर्म जाती है तो थोड़ा सा उनको प्राइस बेनिफिट मिलता दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म में रह जाती है तो फिर प्रॉपर्टी बाइंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें डेंट आता हुआ मुझे प्राइस में नहीं दिख रहा है, और इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी एंड यूजर्स को खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास 1 या 2 प्रॉपर्टी है तो वो आपके रहने और सेविंग्स के हिसाब से आपके एक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है वो। लेकिन आम आदमी के बजट में प्रॉपर्टी रहे, उसके लिए एंड यूजर ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो रेट्स भी स्टेबल रहेंगे, और आम आदमी को उनके बजट में घर भी मिल पाएगा। रवि सर, जाहिर है आगे क्या हालात बनेंगे उस पर निर्भर करेगा कि प्रॉपर्टी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन बड़ी चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं इसके लिए? और काफी हद तक मैं प्रदीप जी से सहमत हूं, क्योंकि देखिए, अगर टाइम करेक्शन का दौर आता है रियल एस्टेट में, तो इन्वेस्टर बाहर निकलेगा, और इन्वेस्टर एग्जिट में एंड यूजर बायर को डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ये वो समय है जब आपको अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग के लिए देखना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी इन्वेस्टर का 25 यूनिट है, उसे पैसे की जल्दी है, वो तो डिस्ट्रेस में निकलेगा ही बाहर। सेकेंडरी मार्केट में एंड यूजर को कुछ बहुत अच्छे डील मिल सकते हैं। अगला 6 महीना बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जाता है, और एंड यूजर को कितना डिस्ट्रेस सेल में किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। बिल्कुल रवि जी, तो अगले 6 महीने रियल एस्टेट सेक्टर की नज़र से काफ़ी अहम हो सकते हैं, ये देखने के लिए कि हालात क्या रूप लेते हैं और प्रॉपर्टी मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो शेखर सर, आपके पास आएंगे। ऐसे हालात में सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, रॉ मटेरियल का संकट पैदा होता है, और खासतौर से तब जब आप आयात पर निर्भर हों। कंस्ट्रक्शन में ये कितनी बड़ी चिंता की बात होगी? नहीं, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आप देखो, इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जो 100% मेक इन इंडिया। तो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इंपोर्ट पे हमारा कोई निर्भर नहीं है। हमारा डॉलर प्राइस में कोई फर्क हुआ तो हम पे कोई इंपोर्ट कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, ऐसा पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो मेक इन इंडिया है। यहाँ इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है, और अगर ये एस्केलेट नहीं होता है तो सबका प्रोडक्शन चालू रहेगा, सब सप्लाई चालू रहेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि हम जो मान रहे हैं, अभी मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, प्राइस बहुत बढ़ जाएगी,
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ आज की सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा है। और ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसका जो असेसमेंट है हर 15 दिन में उसका असेसमेंट बदल जाएगा। तो 15-15 दिन के बाद में असेसमेंट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज के दिन में, आज की जो सिचुएशन है और अगले 10 दिन की सिचुएशन है, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि वी आर नाउ, हम लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इन्फ्लेशन बढ़े। शेखर सर, ओवरऑल अगर देखें तो स्टील, सीमेंट, वायर्स, मशीनरी, मार्बल्स समेत कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली रॉ मटेरियल में मेक इन इंडिया के तहत कितनी सप्लाई आ रही है और आयात पर हम कितना निर्भर हैं? आयात मेरे ख्याल से 2% से भी कम होगा। 98% सब मेक इन इंडिया है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट निर्भर करता है। सपोज मेरे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है या कमर्शियल, तो उसमें मुझे कुछ बाहर का नहीं लगाना है, तो मेरे पास 100% इंडियन मेक इन इंडिया करने का अवसर है। मुझे कंपलसरी आयात करना पड़े ऐसा है नहीं। पर मैं कुछ लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट और मैं चाहता हूँ कि इटालियन मार्बल लगाऊं, तो वो आयात पे निर्भर करता है। मैं चाहता हूँ कोई इम्पोर्टेड कर्टेन्स लगाऊं, तो वो आयात पे निर्भर। पर नॉर्मल प्रोजेक्ट और नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कतई आयात पे निर्भर नहीं है। यानी आप मानते हैं कि युद्ध की स्थिति में रॉ मटेरियल की वजह से कंस्ट्रक्शन पर असर नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल सही। प्रदीप जी, रियल स्टेट में रेजिडेंशियल तो एक हिस्सा है जिसकी हमने बात की, लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरे सेगमेंट्स हैं, कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, रिटेल है, वेयर हाउसिंग है, जीसीसीज हैं, इन सब पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहले तो शेखर जी की बात जो लास्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग बनती रहेगी, आम आदमी को घर उसके बजट के हिसाब से मिलता रहेगा। एक तो ये इंडिकेशन मेरे को क्रेडाई से मिला। दूसरी चीज आपने बोला कि वेयर हाउसिंग के ऊपर, देखिए वेयर हाउसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर मैं इसीलिए नहीं देखता हूँ क्योंकि एसेंशियल गुड्स जो है वो मतलब उसकी जरूरत तो हमेशा ही रहती है। लोग लग्जरी आइटम पे कहीं हद तक चीजें अपने एक्सपेंडिचर को रोक देते हैं, लेकिन अफोर्डेबल जो चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें लोगों को यूज करनी है, उसकी जो चेन है वो कहीं हद तक वेयर हाउस से होकर निकलती है। तो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक, इन दो एरियाज में मुझे कहीं पर भी ब्लॉकेज नजर नहीं आ रही है। हाँ, दूसरे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है, लेकिन इन सेक्टर में तो कम से कम जरूर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। दूसरा, रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल सेक्टर में इस टाइम ओवरऑल थोड़ा सा फर्क मैं देख पाता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन एप्स हैं इन्होंने डिलीवरी बहुत फास्ट कर दी है। तो रिटेल सेक्टर जरूर थोड़ा थोड़ा कहीं हद तक इम्पैक्टेड नजर आता है मेरे को, लेकिन बाकी सेक्टर्स में लॉजिस्टिक के थ्रू इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। रवि जी, इस पर आपकी भी हम राय समझना चाहेंगे। भारत में जीसीसीज को लेकर मल्टीनेशनल ब्रांड्स का फोकस काफ़ी बड़ा है, साथ ही सरकार की प्राथमिकता में जीसीसीज काफ़ी ऊपर हैं। जाहिर है हमारी पहचान एक ग्रोइंग कंट्री की है, सेफ एनवायरनमेंट के तौर पर रही है। आतंक के दंश ने हमें भी युद्ध में खींच ही लिया है। ऐसे में भारत में बिजनेस के लिहाज से मल्टीनेशनल ब्रांड्स पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, जीसीसीज की जब आप बात करते हैं तो आप उसको इंडियन इकोनॉमी से अलग नहीं देख सकते हैं। पोस्ट वार सिनेरियो, इंडिया का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा बनता है, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल इंडिया में इन्वेस्टमेंट अच्छा आएगा तो जीसीसी में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा और बाकी सेक्टर में नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सब कुछ डिपेंड करता है पोस्ट वार सिनेरियो जब हम इमर्ज करते हैं उसमें हमारा स्टैंड रहता है और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा बनता है। रियल्टी सेक्टर में फिलहाल शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी चिंता तो नहीं दिखती, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुश्किलें जरूर पड़ सकती हैं। निवेशक हों या एंड यूजर्स, सेंटिमेंट प्रभावित होगा ही। एक्सपर्ट्स की राय फिलहाल ये नजर आती है कि अगर आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा संयम रखें, माहौल को थोड़ा स्थिर होने दें। हाँ, एक राहत की बात जो क्रेडाई प्रेसिडेंट शेखर जी ने कही वो ये कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल में हम आयात पर ना के बराबर निर्भर हैं, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर निर्माण प्रभावित संभवतः नहीं होगा। बाकी आगे भी इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका शेखर जी, प्रदीप जी और रवि जी, आप तीनों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ।